आज से शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 और आज हम करेंगे T20 वर्ल्ड कप के टॉप टीम्स का एनालिसिस। इतनी जल्दी क्या? हाँ, माना कि थोड़ा लेट हो गया है, बट ठीक है ना यार, मतलब देर आए दुरुस्त आए। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और एक वीडियो में 9 टीमों का एनालिसिस लेकर आए, ये भी तो देखो। वैसे तो हमने 10 प्लान किया था, पर फिर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीजें होती कहाँ हैं, बंगू बीच में ही भाग गया। पर आपको अब कहीं नहीं जाना है, सीट की पेटियां बांध दीजिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 पर स्पेशल एनालिसिस, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 9 टीमें, बात करेंगे उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस और उनकी टॉप क्वालिटी 11 को लेकर, और ये भी जानेंगे कि आखिर इस वर्ल्ड कप में ये टीमें कितना दूर तक जा सकती हैं। तो भाई बहुत क्रेजी वीडियो है और बहुत क्रेजी एफर्ट लगा है इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। एम रखते हैं इस वीडियो से 10,000 लाइक्स का, और भाई प्लीज मेरे हाथ जोड़ रहा हूं 462 के सब्सक्राइबर्स करा दो, इस वीडियो से करा दो। मैं कसम से सह नहीं पा रहा हूं, करा दो अब। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो प्लीज। टारगेट सेट कर दिया है, सब्सक्राइबर्स पूरे कराना आपका काम और आपको क्वालिटी कंटेंट देना मेरा काम। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स तो हम सब जानते ही हैं कि इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें हैं, 4 ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप में 5 टीम्स हैं। लीग स्टेज में हर एक ग्रुप की हर एक टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी और उसके बाद टॉप 2 की टीम हर एक ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी फॉर द सुपर 8, यानी कि सुपर 8 में होंगी आपके पास टॉप क्वालिटी की 8 टीम्स जो आगे कंपीट करेंगी फॉर 4 सेमीफाइनल स्पॉट, और फिर वहां से हमें मिलेंगे फाइनलिस्ट और T20 वर्ल्ड कप का विनर, जो कि होपफुली इंडिया ही हो। पर फिलहाल हम अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं ग्रुप डी से, और ग्रुप डी समझ के, जो डी का फुल फॉर्म तुम समझ रहे हो वो नहीं है, हसमत लाडले। मुझे लगता है कि ग्रुप डी का मतलब ग्रुप ऑफ डेथ हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मुझे लगता है कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, और एक्चुअली में 3 ऐसी टीमें हैं जो हाई कंटेंडर रहेंगी गोइंग फॉर द सुपर 8। पहली टीम है अफगानिस्तान। हाल फिलहाल में इस टीम का जितना क्रिकेट में राइज हुआ है शायद किसी का नहीं हुआ है, एंड अफगानिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज को सस्टेन करना जो इन्होंने 2024 में किया था। दे रीच्ड सेमीफाइनल इन 2024 बाय बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। और इस सीजन भी आते हुए ऐसे कॉन्फिडेंस की बात इस टीम के कप्तान राशिद खान करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए अपसेट करना क्या होगा, इन्होंने बोला कि जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी अगर उसे हमने हरा दिया हम उसी को अपसेट मानते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दिस टीम स्पीक्स, और मुझे लगता है कि उसके लिए इस टीम ने मेहनत भी की है। स्ट्रेंथ की बात करें तो अफगानिस्तान है तो स्पिनर्स का कहर तो होगा ही। इस बार भी इनके पास 4 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, इन राशिद, नाबी, नूर एंड मुजीब। इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट कंडीशन है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनके स्पिनर्स का रोल तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। और तो और इस बार इस टीम ने बैटिंग में भी काम किया है। ऊपर से तो रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम जादरान काफी कंसिस्टेंट हैं, बट एक्चुअली में एडिशन ऑफ सदीकुल्ला अटल एंड दारविश रसूली ने इनके बैटिंग डिपार्टमेंट को और ज्यादा मजबूत किया है। तो इनका टॉप 4 अच्छा फायर कर रहा है, और अगर इनके पास मिडिल ऑर्डर में नाबी और उमर जई कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं बड़े टोटल्स के लिए, तो ये टीम बैटिंग में भी अच्छा कर सकती है। वीकनेस की बात करूं तो मुझे लगता है कि पेस अटैक थोड़ा सा लाइट ही नजर आता है, उतना हाईली अटैकिंग फायर पावर नहीं है, और राशिद की फॉर्म भी इस टीम के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहेगी। अफगानिस्तान की बेस्ट 11 की बात करूं तो मुझे लगता है कि इब्राहिम जादरान तो ओपन विद रहमानुल्लाह गुरबाज एज विकेट कीपर, रसूली एट 3, अटल एट 4, उमर जई, नैब, मोहम्मद नाबी, राशिद खान एज कैप्टन, एंड देन फजल फरूकी, मुजीबुर रहमान एंड नूर अहमद। ये इस टीम की पॉसिबल 11 हो सकती है। और अगर इनके फिक्सचर्स उठाकर देखें तो ये 2 मैच चेन्नई में खेल रहे हैं, स्पेशली अपना पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड फरवरी 8, ये एक बड़ा मैच है, क्योंकि अगर इन्हें सुपर 8 में जाना है तो शायद सिर्फ यूएई और कनाडा को हरा के काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बीट वन ऑफ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और ऐसे में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेन्नई में मुकाबला अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हुई, देन अफगानिस्तान हैव अ चांस टू डू मेरिकल। एक्चुअली मैं ग्रुप डी में ग्रुप ऑफ डेथ इसीलिए कह रहा था क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान को हल्के में लेने की गलती तो आप शायद नहीं करेंगे, स्पेशली कंसीडरिंग लास्ट ईयर वर्ल्ड कप। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आखिर इस ग्रुप से कौन सी एक टीम निकल कर आती है, क्योंकि इन 3 में से कोई एक तो नहीं आएगा। मुझे लगता है कि पॉसिबली वो अफगानिस्तान हो सकती है। रीजन यह है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड फेवरेट्स हैं, बिकॉज हाल फिलहाल में ना आपने कंडीशंस देखी होंगी और ये इतनी फ्लैट नजर आ रही हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस, तो उसका फायदा शायद अफगानिस्तान उतना ना उठा पाए जितना साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड उठाएं। इन वन लाइन अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड टीम, बट उनकी कहानी डिपेंड करेगी कि किस तरीके की पिचेस उनको ऑफर होंगी। बात कर लेते हैं पिछले साल के रनर अप साउथ अफ्रीका के बारे में। वैसे तो हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की तो हमेशा यही सोचते हैं साउथ अफ्रीका आईसीसी टूर्नामेंट दिल जीतेंगे, लीवर जीतेंगे, किडनी जीतेंगे, ट्रॉफी नहीं जीत रहे। बट एक्चुअली में अब साउथ अफ्रीका WTC चैंपियन है, तो अब हालात थोड़े से अलग हो चुके हैं। ये बात अलग है कि 2024 में एक जीता वर्ल्ड कप बॉटल कर दिया था, बट क्या 2026 में एक स्टेप आगे जा सकते हैं, पहला व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बट सच कहूं तो रियलिटी ऐसी नजर नहीं आती, क्योंकि साउथ अफ्रीका हैवंट बीन एट देयर बेस्ट सिंस 2024 वर्ल्ड कप। लास्ट वर्ल्ड कप से इन्होंने 32 T20 मैचेस खेले हैं और उसमें सिर्फ 12 जीते हैं। एक्चुअली में सिर्फ टॉप टीमों में आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज के जस्ट ऊपर हैं, बहुत ही खराब आंकड़े रहे हैं। वैसे तो स्क्वाड काफी अच्छा असेंबल किया है, क्लासन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव स्टब्स एंड ब्रेविस, एंड इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो ट्रिस्टन स्टब्स और रियान रिकल्टन का एडिशन होना आफ्टर टॉनी डिजोर्जिया और डोनोवन फरेरिया जब इंजर्ड हुए,
एक्चुअली में इस टीम के लिए वो थोड़ा सा ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। ये टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली लाई करती है इनके बैटिंग फायर पावर में। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका बहुत क्लियर है कि जिस तरीके की कंडीशंस ऑफर हो रही हैं हाल फिलहाल में, जिस तरीके से T20 क्रिकेट खेल रही है इंडिया इंडियन कंडीशंस में, इट्स ऑल अबाउट देयर बैटिंग फायर पावर और वही ये असेंबल करके ला रहे हैं। ये अगर मैच जीतेंगे तो मुझे लगता है अपनी बैटिंग से जीतेंगे, क्योंकि अगर इनकी वीकनेस की भी बात करूं तो मुझे ना इनका पेस अटैक और इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक ही नजर आ रही है। मुझे तो टीम में ज्यादा रिलायबल पेसर नजर नहीं आते, रिस्ट स्पिनर तो टीम में है ही नहीं। एक बंदा है जो लुंगी एनगीडी, जो इंडियन कंडीशंस में आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी सी स्लोअर वन डिसेप्टिव्स डालेगा। कगीजो रबाडा इज रबाडा, बट कभी कभी उनका भी थोड़ा कबाड़ा हो जाता है। नोकिया तो पता ही है सबको, रन मशीन है। क्वेना मफाका का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहां पर मुझे इस टीम के लिए थोड़ी सी सीरियस दिक्कतें नजर आती हैं। हालांकि अगर इनकी बेस्ट 11 की बात करूं तो मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक एज विकेट कीपर एडन मार्करम के साथ ओपन कर सकते हैं या फिर रियान रिकल्टन खेल सकते हैं। इसके बाद ब्रेविस, मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, केशव महाराज, कगीजो रबाडा, एनरिक नोकिया एंड लुंगी एनगीडी कुड बी देयर पोटेंशियल बेस्ट 11। इनके मैचेस को देखकर तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि शायद एक जो इनके लिए दिक्कत होती वो अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड होते इन अहमदाबाद। पर अहमदाबाद की कंडीशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा सा इन्हें ज्यादा पेस फ्रेंडली एडवांटेज मिल सकता है, ज्यादा बेटर बैटिंग कंडीशन मिल सकती है और वहां पर फिर ये सामने वाली टीम को डोमिनेट कर सकते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या ये टीम मुझे इस बार फाइनलिस्ट या फिर चैंपियंस बनती नजर आती है? सच बोलूं तो मुझे उस तरीके की क्वालिटी इस टीम में इस सीजन नहीं नजर आ रही। बैटिंग फायर पावर है पर शायद कलेक्टिव यूनिट में बॉलिंग की वजह से चीजें काफी कमजोर हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम की बात करें तो शायद इनका रिलेशन हम भारतीय फैंस के साथ कुछ वैसा ही है कि हम इन्हें ऐसे ही कहते हैं, तो चाहे तो हमसे हमारी जान भी ले ले और हम उफ भी ना कहेंगे। न्यूजीलैंड वो टीम है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में किसी की ले या ना ले, पर इंडिया की तो खास तौर पर लेती है। पर हम इंडियन फैंस इस टीम को इतना मानते हैं कि हम कहते हैं कि आपने लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। बट दिक्कत यह है ना कि इस टीम की भी हार्ट ब्रेकिंग कहानी ही रही है। ये सब कुछ जीतते हैं, बस ट्रॉफी नहीं जीतते। और इस सीजन जिस तरीके से ये टीम परेशान हुई है मुझे तो बड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि अगर आप पिछले वर्ल्ड कप से उठाकर देखेंगे तो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने 10 मैचेस खेले हैं और उसमें से सिर्फ एक T20 मैच जीत पाए हैं। और इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजरी। एडम मिल्ले ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हैं, लॉकी फर्गसन भी अभी इंजरी से वापस आए हैं और मार्क चैपमैन भी हिप निगल से सफर कर रहे हैं। न्यूजीलैंड अपनी प्लेइंग 11 को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और स्पेशली जब आप ये सुनते हैं कि मैट हेनरी और लॉकी फर्गसन भी पूरा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वो पैटर्निटी लीव लेने वाले हैं। आपको लगता है कि हो गया, मतलब बचा क्या है? स्ट्रेंथ की बात करूं तो टीम ने सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के हिसाब से खिलाड़ी पिक करने की कोशिश जरूर की है और इसीलिए 6 ऑलराउंडर्स में से 4 ऐसे हैं जो स्पिन ओरिएंटेड हैं इस टीम के स्क्वाड में। मिचेल सैंटनर, इस्ट्रोदी का बहुत बड़ा रोल होगा मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई में। और एक्चुअली में ये स्ट्रेंथ से ज्यादा इस टीम का की फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि ये टीम आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड को अपने 4 में से 3 मुकाबले चेन्नई में खेलने हैं और चेन्नई की पिच किस तरीके से ऑफर होगी ये न्यूजीलैंड का फेट डिसाइड कर सकती है गोइंग इनटू द सुपर 8। सेमीफाइनल, फाइनल की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रुप डी में आपको पता है ना, ग्रुप ऑफ डेथ है। अब सारे मैचेस दिन के मैचेस होने वाले हैं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ब्रेसवेल और फिलिप्स का भी काफी अच्छा रोल होगा अपार्ट फ्रॉम सैंटनर एंड इस्ट्रोडी, और इसीलिए ये टीम स्पिन ऑलराउंडर्स लेकर आई है। और अगर ये क्लिक करते हैं तो ये टीम डोमिनेट कर सकती है, नहीं तो फिर सुपर 8 में भी जाना मतलब थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि न्यूजीलैंड टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में कभी रूल आउट मत करना, तो मैं तो नहीं कर रहा। वैसे इस टीम के की स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस टीम के इन फॉर्म ओपनर्स फिन एलन और टिम साइफर्ट हैं। दोनों बहुत ही तूफानी फॉर्म में हैं और जब एक साथ खेलते हैं तो टीम को और भी ज्यादा मजबूती देते हैं। हिटर्स और क्वालिटी ऑलराउंडर्स इस टीम में काफी बेहतरीन है और पिछले 1 महीने से इंडिया में ही है, तो हमारी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, परख रहे हैं। तो प्रैक्टिस शायद सभी टीमों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा की है, लेकिन आखिर वो प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट कितना कर पाएंगे वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वीकनेस है, सबसे बड़ी वीकनेस है कि सीनियर खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस अब नहीं है। ना है केन विलियमसन, ना है ट्रेंट बोल्ट, ना है टिम साउदी, एंड नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ इंजरी कंसर्न जिससे ये टीम डील कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड टीम से आप थोड़ा सा इस बार कम उम्मीदें लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सीसे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना था। इंजरी थोड़ी सी हुई न्यूजीलैंड टीम को, दिल हमारा टूट गया, खत्म हो गया भाई साहब। वैसे इनकी बेस्ट 11 की बात करूं तो आप सबको पता है, फिन एलन, टिम साइफर्ट टू स्टार्ट अलॉन्ग विथ रचिन रविंद्र एट 3। क्यों मुझे नहीं पता, पर करेंगे। ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिशेल, मार्क चैपमैन, देन जिमी नीशम या फिर ब्रेसवेल में से कोई एक, मिचेल सैंटनर एज कैप्टन, लॉकी फर्गसन या फिर काइल जेमसन, मैट हेनरी एंड देन जैकब डफी या फिर इस्ट्रोडी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा चाहिए या फिर एक पेसर। अब जिस तरीके के इनके फिक्सचर्स हैं, आप एक्सपेक्ट तो यही करते हो कि ये टॉप 8 में पहुंच जाएंगे अगर कंडीशंस ने इनका साथ दिया। मुझे लगता है कि जितना एक्सपीरियंस पिछले 1 महीने में इंडियन कंडीशंस का लिया है, टॉप 8 में तो पहुंच जाना चाहिए।
जिसका शायद ये भी मतलब है कि अफगानिस्तान में और मे नॉट बी एबल टू मेक इट टू द टॉप 8 और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आपको ग्रुप डी से आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखो अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इंडिया के बाद अगर कोई एक टीम है जिसे मेरा दिल खोल के सपोर्ट होता है तो वो न्यूजीलैंड टीम ही है, और मैं तो भाई अपना सब कुछ खोल के ही इस टीम को सपोर्ट करूंगा। अब बात करते हैं ग्रुप सी की तरफ, जहां पर एक्चुअली में एक अच्छा कंपटीशन होता, पर उस कंपटीशन में आने से पहले ही बंगू की बैंग बैंग हो गई। अब स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर लिया बांग्लादेश को, तो शायद एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज इस ग्रुप से फेवरेट्स बन जाते हैं। हालांकि ऑब्वियसली आप स्कॉटलैंड के आंकड़े देखोगे वर्ल्ड कप में तो वो बांग्लादेश से ज्यादा बेटर ही हैं, बट स्टिल आई मीन वी ऑल नो द रियलिटी। अब अगर इंग्लैंड के बारे में बात की जाए तो जिस बेसबॉल की इंग्लैंड बात करता है और टेस्ट में इंप्लीमेंट करना चाहता है, अरे मेरे भाइयों T20 फॉर्मेट उसी के लिए बना है, कर दो इंप्लीमेंट। अब ये बात सही है, इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में हाल फिलहाल में काफी अच्छा किया है और द 100 ने उन्हें काफी हेल्प भी किया है। नया कप्तान है, नई अपॉर्चुनिटी है, और इंग्लैंड के लिए और ब्रेंडन मैकुलम के लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट है ये T20 वर्ल्ड कप। और भाई इंग्लैंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक लाइन में सम अप कर दूं, सिंस लास्ट T20 वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे तो इनका जो बैटिंग रन रेट रहा है 9.83 का, वो बेस्ट रहा है इस टूर्नामेंट की सभी टीमों के कंपैरिजन में, और इनकी जो बॉलिंग इकॉनमी है 9.16 की, वो वर्स्ट रही है सभी टीमों के कंपैरिजन में। कहानी खत्म, तुम समझ गए, जितना बल्लेबाज बनाएंगे उतना गेंदबाज खाएंगे। वैसे स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टीम की बैटिंग ही इस टीम की स्ट्रेंथ है, एंड दे हैव सम रियल क्वालिटी ऑलराउंडर्स लाइक सैम करन, विल जैक्स, जैकब बैथल, जो अपने दिन पर अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से काफी कुछ करिश्मा करने की काबिलियत रखते हैं। पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम का ओपनिंग पेयर जॉस बटलर एंड फिल सॉल्ट का, और इनके आंकड़े तो क्रेजी हैं। 23 इनिंग्स में ही इन्होंने 1132 रन बनाए हैं, एक एवरेज स्टैंड ऑफ 51.45, और ये सब कुछ इन्होंने किया है 10.7 रन पर ओवर के स्कोरिंग रेट से। ये दोनों ओपनर्स उतने ही खतरनाक हैं जितने हमारे अभिषेक और ईशान हैं, और इनफैक्ट इनके आंकड़े उनसे ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि ईशान तो अभी अभी हमें एज एन ओपनर मिले हैं। तो एक्चुअली में हमारे लिए अभिषेक ने तबाही मचाई थी, पर उसके अलावा हम स्ट्रगल करते थे उनके ओपनिंग पार्टनर को ढूंढने के लिए। पर इंग्लैंड के पास दो भाई दोनों एक्चुअल तबाही वाले हैं, पर वही बात है कि जो ताकत इनके बल्लेबाजी में है वो गेंदबाजी बराबर कर देती है। अब इनको अपनी अगर बैटिंग डेप्थ इंटैक्ट रखनी है तो हो सकता है कि इन्हें जेमी ओवर्टन को खिलाना पड़े सेकंड फ्रंटलाइन सीमर की तरह जोफ्रा आर्चर के साथ, और ये इस टीम के लिए बड़ा दिक्कत का विषय है। मतलब दूसरा पेसर जेमी ओवर्टन है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, पर पहला पेसर और आपका मेन पेसर जोफ्रा आर्चर है। मतलब जोफ्रा पर भरोसा, भाई मैं आईपीएल टीम को समझाते समझाते थक गया हूं। किसी पर भरोसा करना, पर इस भाई पर तो कतई मत करना, कांच की बोतल है भाई वो। खैर इसीलिए चाहे इनकी वीकनेस कह लो या फिर स्ट्रेंथ, पर इनकी जो ताकत है वो इनकी बैटिंग में ही है, और इनकी गेंदबाजी बहुत खराब है, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी बैटिंग पर थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट कि वो उन्हें कैरी करे और टूर्नामेंट में आगे ले जाए। जिस दिन इनके बल्लेबाज नहीं चले उस दिन इनका बुरिया बिस्तरा तो पैक हो जाएगा। हालांकि इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की बात करें तो जॉस बटलर एंड फिल सॉल्ट टू ओपन, जैकब बैथल एट 3, देन टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक एज कैप्टन, विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवर्टन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर एंड आदिल राशिद। अब ग्रुप सी में जिस तरीके के इनके एनकाउंटर्स हैं ये डेफिनेटली टॉप 8 में जा रहे हैं, तो उसको लेकर तो कोई बहस है नहीं। हालांकि उसके आगे कितना जाएंगे ये इनके बैटिंग पर ही डिपेंड करेगा। वेस्ट इंडीज की बात करें तो वैसे तो ये टीम जिस तरीके के डाउनफॉल पर है ज्यादा कुछ बात करने को होता नहीं है, पर एक पॉजिटिव जो ये टीम देखेगी, लास्ट टाइम जब इस टीम को ग्लोरी मिली थी तो वो 2016 का वर्ल्ड कप था, और वो हमारी भारतीय सरजमी ही थी। वैसे अगर आप विन लॉस रेशियो देखोगे तो ये वर्स्ट टीम रही है सिंस 2024 वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेंथ देखें तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है, जिसमें आते हैं रोमन पावेल, रदरफोर्ड, शेफर्ड एंड होल्डर, इन्होंने मिडिल ऑर्डर में आते हुए 150 छक्के मारे हैं लास्ट 7 मंथ में। वही इस टीम की शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर के तो भाई धड़ल्ले से रन है, और आप उम्मीद करते हो कि रदरफोर्ड और शेफर्ड तो ऐसे खिलाड़ी हैं कि अपने दिन पर अकेले सिर्फ अपनी बैटिंग से आपको मैच जिता देंगे। होल्डर बहुत इंप्रूव हुए हैं, तो वो इस टीम के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा कि T20 वर्ल्ड कप में वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर वीकनेस की बात है तो धड़ल्ले से वीकनेस है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, आप बैटिंग पे भी बस वो हिटर्स पर डिपेंडेंट हो, वो कंसिस्टेंसी है नहीं, तो राम भरोसे ये जो है भैया। बेस्ट 11 की बात करें तो शाई होप एज कैप्टन, विकेट कीपर ब्रेंडन क्विंग या फिर जॉनसन चार्ल्स में से कोई एक ओपन करेगा, हेटमायर एट 3, चेज एट 4, देन पावेल, सरफिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, गुटकेश मोटी या फिर मैथ्यू फॉर्ड, शामर जोसेफ या फिर जेडन सील्स इस टीम की 11 का हिस्सा हो सकते हैं। जिस तरीके के फिक्सचर्स हैं आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि ये स्कॉटलैंड, नेपाल और इटली को तो हरा ही देंगे और टॉप 8 में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे कितना जाएंगे हम नहीं जानते। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं, और सामने आ रही है वो टीम जिसे देखकर हर एक भारतीय फैन कहता है यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब हो सकता है कि आप लोग बोलो कि अरे उत्कर्ष भाई चिल करो, अभी तो पगला पक्कू ने इन्हें 3-0 से सीरीज हरा दी, जब पगला पक्कू हरा सकता है तो हम तो हरा ही देंगे। लाडले ना ना ना, इस गलत फहमी में रहना मत कि अगर ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज हार जा रही है तो इसका ये मतलब है कि वो वर्ल्ड कप भी हार जाएंगे। इनफैक्ट आंकड़े तो ये कहते हैं कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट के पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारना शुभ मानती है, जब जब हारी है तब पेला है भाई। ऑस्ट्रेलिया बिफोर 2007 वर्ल्ड कप लॉस्ट ओडीआई सीरीज, वन वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया बिफोर 2021 T20 वर्ल्ड कप लॉस्ट T20I सीरीज, वन वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया
बिफोर 2023 WTC फाइनल, लॉस्ट टेस्ट सीरीज, वन WTC। ऑस्ट्रेलिया बिफोर 2023 वर्ल्ड कप, लॉस्ट ODI सीरीज, वन वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया बिफोर 2026 T20 वर्ल्ड कप, लॉस्ट T20I सीरीज। अब समझ लो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई तुम्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पक्कू जैसी झाड़ भर की टीम के अगेंस्ट एक इररिलेवेंट सीरीज खेलने के लिए अपना स्क्वाड भेजेगी? भाई उनका C और D स्क्वाड था यार वो। और एक्चुअली में अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट वो झाड़ भर की इररिलेवेंट सीरीज हटा दो तो पिछले वर्ल्ड कप से इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 21 मैचेस में से 17 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और इनफैक्ट एक वर्ल्ड कप के पहले की हार से तो इन्हें बिल्कुल जज मत करना। हाँ, अगर जज करना ही है तो इनके इंजरी कंसर्न से जज कर सकते हो, क्योंकि कमिंस तक तो चीजें ठीक थी कि वो अनअवेलेबल हैं, बट हेजलगॉड का अनअवेलेबल होना इस टीम के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इनका पेस ट्रियो, जो इनकी सबसे बड़ी दानों की ताकत है, वो 3 में से तीनों अवेलेबल नहीं है फॉर एन ICC टूर्नामेंट। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहां पर ये टीम आपको जरूर थोड़ी कमजोर फील होगी अपने बॉलिंग फ्रंट पे। और इसीलिए जब इस टीम की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, हेल ऑफ अ बैटिंग क्वालिटी। मतलब बैटिंग क्वालिटी तो ऐसी है कि अपने दिन पर आके ना इन्होंने तोड़ैया कर देनी है। और अभी जब इनकी प्लेइंग 11 देखेंगे तो समझ में आएगा। इनफैक्ट इन्होंने अपनी स्पिन यूनिट को काफी इंप्रूव किया है। एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल तो थे ही, पर उनके साथ इन्होंने लेफ्ट आर्मर्स मैथ्यू कोनमैन और कॉपर कॉनली को भी अपने टीम में इंक्लूड किया है। तो हर एक टीम, फिर चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हम सब ने देखा कि ये सारी टीमों ने बैटिंग ऑलराउंडर्स में स्पिनर्स को जरूर प्रायोरिटी दी है, क्योंकि वो आपके लिए सब कॉन्टिनेंट में की फैक्टर बनते हैं। वीकनेस की बात करें तो आपको समझ में आ ही गया है, सबसे बड़ी वीकनेस इस टीम का इंजरी कंसर्न ही है। पर उसके अलावा मुझे लगता है एक दिक्कत यह है कि सारे मैचेस ये अपने अभी लीग स्टेज के खेल रहे हैं इन श्रीलंका, और उसके बाद मे बी सुपर 8 में भी चेन्नई में खेलते नजर आए, तो बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में इन्हें खेलना पड़ेगा। एंड दैट कुड बी अ केस जो थोड़ा सा कंसर्न हो इस टीम के लिए। वरना तो जो इंजरी है बस वही परेशान कर रही है, और ये टीम बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। बेस्ट 11 की बात करें तो मिचेल मार्श एज कैप्टन, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, एडम जंपा एंड बेन डॉशेस कुड बी इन द 11। ग्रुप स्टेज के फिक्चर्स देखें तो भाई साहब इनको तो सीधा सुपर 8 में डाल दो, और मेरे हिसाब से तो आप सेमीफाइनल में भी इस टीम को जरूर देखोगे। हालांकि उसके बाद दिन की बात होती है तो वहां पर हालात कुछ और हो सकते हैं। इसके बाद ग्रुप बी में जो टीम इजी फेवरेट है, उनके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, यानी कि श्रीलंका। उनके यहाँ भी हो रहा है भाई। श्रीलंका ने आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था 2014 में, और एक्चुअली में हमें ही हरा के जीता था। 2022 से T20 में जीते कम हारे ज़्यादा हैं, तो ये बताता है कि टीम किस तरीके की असेंबल हुई है। अब इनके घर में हो रहा है तो उस चीज़ का एडवांटेज थोड़ा सा उठा सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में हो रहा है और पड़ोसी हम इंडिया ही हैं, तो कहेंगे कि पड़ोस की बात है, ठीक है भैया आपस में ही खेल के जीत लेते हैं। नहीं तो उसके अलावा इस टीम के लिए ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है यार। इंप्रोवाइजेशंस मुझे देखने को मिली नहीं है। होप आप करते हो पर परफॉर्मेंस आई नहीं है। वही टॉप ऑर्डर में निशंका और कुशल मेंडिस के रन्स आते हैं, वही इनकी स्ट्रेंथ है, और इनका मिडिल ऑर्डर अभी भी उसी तरीके से इनकंसिस्टेंट है। बॉलिंग ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ है, स्पेशली क्योंकि श्रीलंका में हो रहा है, आपको पता है। पर उस पर भी मैं क्या ही बोलूं, अभी गोरे पेल कर आए हैं इनको इन्हीं के घर में जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। सो दैट जस्ट टेल्स यू द एंटायर स्टोरी ऑफ श्रीलंकन टीम। बेस्ट 11 की बात करो तो प्रथम निशंका, कमिला मशारा टू ओपन अलॉन्ग विद कुशल मेंडिस एट 3, देन पवन रत्नायके, चरित असलंका या फिर कुशाल परेरा, दशुनशन का एस कैप्टन, वेला लेगे, हसारंगा, दुष्मंता चमीरा, पी मधुशन या फिर महेश थिकशाना, क्योंकि आपको पता है कि पी मधुशन स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं, एंड अलॉन्ग विद मथीशा पतिराना, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपनी गेंदबाजी को थोड़ा इंप्रोवाइज जरूर किया है आफ्टर इंजरी ले ऑफ, बट स्टिल मुझे लगता है कि इस टीम में बहुत ज़्यादा होल्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। ग्रुप फिक्चर्स को देखकर तो आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। आयरलैंड, ओमान है, जिम्बाब्वे है, तो शायद आप इन्हें हरा के टॉप 8 में इजी फेवरेट्स बन जाओ, बट उसके आगे इस टीम का सफर बढ़ता हुआ मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखता। और अब बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में, जहां पर दो धमाकेदार टीमें हमारी खेल रही हैं। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है USA। पगला पक्कू ना वो तो ऐसे ही। वैसे सच में टफ था चूज करना बिटवीन USA एंड पक्कू, बट लेट्स गो विद पगला पक्कू। वैसे पाकिस्तान का रोना तो आपने सुना ही होगा, हर बार की अब इनकी आदत हो गई है। इनके RR से मुझे वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, रोना मचा के इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फ्री में अच्छा PR करा दिया है। अब खबर यह है कि ये अपने भाई बंगू के लिए खड़े हो रहे हैं। मतलब बताओ, जिनका खुद का खड़ा नहीं होता वो अपने भाई बंगू के लिए खड़े हो रहे हैं, और खड़े हो भी किसके खिलाफ रहे हैं? बाप के खिलाफ। सालों कच्चा चबा जाएंगे तुम्हें। वैसे पक्कू के स्क्वाड की बात करें तो पक्कू ने इस स्क्वाड में हारिस रऊफ को नहीं पिक किया। उन्हें भी समझ में आ गया था कि रहने दो भाई, साला खेलता तो इंडिया के लिए ही है, बट इंडिया के खिलाफ तुम खेल कहाँ रहे हो। और अब सालों खेलना भी मत, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है कि तुम खेलो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रेटेस्ट राइवलरी। अजी मेरा
की ग्रेटेस्ट राइवलरी। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट आईसीसी, बीसीसीआई या फिर जो भी लोग ये इन्वॉल्व है फिक्सचर्स डिसाइड करने में, जिनको अपने भरपूर पैसे बनाने होते हैं, प्लीज इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखना बंद कर दो आज से, अभी से, इन द फ्यूचर टूर्नामेंट्स। और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स को तो भाई खत्म कर दो, ये इररिलेवेंट है। इससे बेटर है कि आप सीनियर कंट्रीज से कोई सीरीज वीरीज करा लो, उसको देखने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है देन दीज प्योर नॉनसेंस टूर्नामेंट्स जिनका शायद कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं और कोई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ही नहीं। वैसे तो पक्कू को पलटने में महारत हासिल है, पर अगर ऐसा होता है कि भाई ये भारत के खिलाफ सच में लास्ट तक आकर मैच नहीं खेलते हैं तो इनको फिर नीदरलैंड, यूएसए और नमीबिया को मस्ट बीट करना ही पड़ेगा अगर इनको सर्टेनली क्वालिफाई करना है फॉर द सुपर 8। तो आप समझ सकते हो कि इनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा और यूएसए को देखकर तो अलग से इनकी फट रही ही होगी। इनफैक्ट मैंने तो एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा और अगर आईसीसी जो लॉस इसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स को होगा उसको रिकवर करने पर आ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो भाई साहब इनको एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि लगभग जितना T20 वर्ल्ड कप का शेयर इनको मिलने वाला था उतने का इस मैच की ब्रांड वैल्यूएशन बताई जा रही है। तो मतलब इस पूरे टूर्नामेंट को खेलकर पाकिस्तान को बस 2 चीजें मिलेंगी, जिल्लत और ठेंगा। खैर अगर सीरियसली बात करें तो पाकिस्तान की हालत तुम्हें पता है गरीब खाने जैसी ही है। लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में फर्स्ट राउंड में ही एग्जिट हुए हैं और लास्ट वर्ल्ड कप में भी यूएसए से हारकर एग्जिट इन्हें मिली थी। हालांकि अभी रिसेंटली इन्होंने T20 क्रिकेट काफी अच्छी खेली है, T20 में काफी इन्वेस्ट भी किया है और डेफिनेटली श्रीलंका जैसी कंडीशंस में अपने आप को काफी हद तक फेवरेट्स मानेंगे। स्ट्रेंथ की बात करें तो अबरार इनके सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं। स्पिनर के तौर पर उन्होंने एशिया कप में भी कमाल किया था एंड ही हैज डेफिनेटली फॉलोड इट फ्रॉम देयर, वहां से काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। सैम अयूब की परफॉर्मेंस इस टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है और इनफैक्ट उसके अलावा फॉर्म ऑफ सलमान गली भागा, इनके कप्तान की भी जो परफॉर्मेंस है, जो स्ट्राइक रेट उन्होंने इंप्रूव किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो उनके माइंडसेट को दिखाता है। उन्होंने बोला था कि भाई अब मैं जाता हूं तो मैं कैप्टेंसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपनी बैटिंग के बारे में सोचता हूं। तो अगर उस तरीके से बैटिंग करते हैं तो डेफिनेटली ये पक्कू के लिए अच्छी खबर होगी। वीकनेस की बात करें तो यार सबसे बड़ी वीकनेस तो मुझे बस एक ही नजर आती है, बाबर आजम। मेरा घंटे का किंग क्या कर रहा है इस T20 के स्क्वाड में, वो भी भाई एज एन ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर में डाल दिया है। भाई क्या रोल डिफाइन करोगे आप उनका? जेन्युइन बता रहा हूं भाई, तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बता रहा हूं कि उनको फिट करने की वजह से हो सकता है कि ये टीम अपने कॉम्बिनेशन को खराब करे, वरना T20 क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं और अच्छे कॉम्बिनेशन भी इस टीम ने सेटल किए हैं। बेस्ट 11 की बात करें तो इनके ओपनर होंगे सैम अयूब एंड साहिबजादा फरहान। पता नहीं क्यों साहिबजादा का नाम सुन के डॉक्यूमेंट्री देखने का मन करता है। नंबर 3 पर आएंगे कप्तान सलमान अली भागा, फिर फकर जमान, उस्मान खान, सादाब खान, नवाज, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा एंड नसीम शाह। क्या देख रहा है भाई? तुझे क्या लग रहा है मैं अपनी 11 में बाबर आजम डालूंगा? भाई मैंने बेस्ट 11 बनाई है, वर्स्ट नहीं। मजाक से हट के यार देखो, बाबर आजम को मैं मिडिल ऑर्डर में तो कतई नहीं देखता हूँ और वो आपकी टीम को क्या स्टेबिलिटी देंगे। ये T20 वर्ल्ड कप है, ये अब वो लिबिर लिबिर करने का समय चला गया कि आपको स्टेबिलिटी और रन बॉल खेलना है। अब यहाँ पर चाहिए तगड़े पिंच हिटर्स और ऐसे में बाबर की जगह मिडिल ऑर्डर में कहीं से नहीं बनती। हालांकि अगर इनके ग्रुप फिक्सचर्स उठाओगे तो भाई 3 ही मैच ही खेल रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट तो खेल नहीं रहे हैं जैसा इन्होंने क्लेम किया है। तो फिर मुझे लगता है कि सुपर 8 में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, एक आधा अपसेट भी हो सकता है, क्योंकि भाई इनको फिर सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे लीग स्टेज के और इतना आसान भी नहीं होता है, स्पेशली कंसीडरिंग कि नेट रन रेट भी आपका बहुत ज्यादा डेंट करेगा अगर आप इंडिया से मैच फॉरफिट कर लेते हो। तो हो सकता है कि इंडिया से ना खेलकर ये टीम हिस्ट्री क्रिएट कर भी दे इस वर्ल्ड कप में, पहली ऐसी टीम बने जो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के 3 घंटे पहले ही नॉकआउट हो जाए, क्योंकि हर मैच जीतना है भाई, तो नीदरलैंड वाला मैच जो आप पहले दिन पर पहले मैच खेल रहे हो वो भी जीतना ही पड़ेगा। खैर इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी अपनी टीम इंडिया के बारे में। तो बस एक ही सवाल है, फाइनल में किससे भिड़ेंगे और कौन ट्रॉफी उठाएगा और सेलिब्रेशन कैसे होने वाला है इस बार? नहीं भाई कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं होगी। सीरियसली बात करूं तो T20 क्रिकेट में ना जब आप 20 टीमों के टूर्नामेंट में जाते हो तो आप किसी टीम को फेवरेट का टैग नहीं देते, पर इस इंडियन टीम को पूरा वर्ल्ड फेवरेट का टैग दे रहा है। अब इससे हमारे फैंस के तौर पर तो हमें थोड़ा धक धक भी हो रहा है, बट रियलिटी ये है कि ये बताता है कि T20 क्रिकेट में इंडियन टीम ने किस तरीके से अपना डोमिनेंस स्थापित किया है। तो इसीलिए मेरी टीम के लिए तो मैं तुम्हें स्ट्रेंथ और वीकनेस बताऊंगा नहीं भाई, हमारी टीम को ही तो दिन रात कवर करते हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो आप सब कुछ जानते हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि इंडिया में भी फाइनल में ना पहुंचे या ट्रॉफी ना उठाए, क्योंकि एक ही सवाल तो हर कोई पूछ रहा है ना कि यार जिस तरीके की टीम है बस इतना बता दो कि ट्रॉफी उठाने किस दिन आना है, पर क्या फैक्टर है जिन्हें हमें अवॉइड करना है। और सच कहूं तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, T20 क्रिकेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहां पर आप फेवरेट के टैग के साथ भले उतर रहे हो बट स्टिल अपने दिन पर कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी फॉर्म इधर उधर हुई, थोड़ा सा लक इधर उधर गया, 4 ओवर की बैड क्रिकेट और सब कुछ खत्म हो जाता है। और इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है इंडिया का सबसे बड़ा विलेन अगर कोई है तो वो शायद कोई टीम नहीं बल्कि ड्यू फैक्टर है। ये ड्यू फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि खुद बताओ, साक्षात हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने इस पर कमेंट किया। उन्होंने भी बोला कि इंडिया को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ड्यू ही है, शबनम की ही बात है, इस शबनम से बच के रहना है भाई। उसके अलावा मे भी हो सकता है कि कोई बहुत टफ पिच मिल जाए आपको बैटिंग करने के लिए, जिसमें बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में काफी डिफरेंस आ जाए और फिर ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड बैटिंग अगर आसान हो जाती है, मे बी आप टॉस नहीं जीतते हो, आपकी टीम पहले बैटिंग करती है और फिर उसके बाद
बाद ड्यू आने की वजह से सामने वाली टीम के लिए बैटिंग आसान होती है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि बहुत से फैक्टर्स जब मिलकर एक साथ आएंगे ना, तब शायद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगेगा और टीम इंडिया को हराया जा सकता है। ये वो बात हो गई है कि शायद 19 टीमें इस T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हैं बस इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हम इंडिया को हरा सकते हैं और ट्रॉफी उठा सकते हैं। सिंपल सी बात, सभी 19 टीमों को एक ही मैसेज है, अगर ये T20 वर्ल्ड कप आपको जीतना है तो आपको इंडिया को हराना पड़ेगा, वरना देयर इज एब्सोल्यूट नो चांस। तो भाई इतनी स्ट्रांग हमारी टीम है और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्यादा कुछ जिंक्स नहीं करेंगे, बात करेंगे इस टीम के पॉसिबल 11 के बारे में। अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन एज विकेट कीपर टू ओपन, तिलक वर्मा एट 3, देन सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन एट 4। मुझे पता है कि टॉप 3 तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, पर मैनेजमेंट ने प्रैक्टिस गेम में ये क्लियर कर दिया कि अगर टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स भी हैं और अच्छी फॉर्म में हैं तो हमें घंटा मैचअप से फर्क नहीं पड़ता और बैटिंग ऑर्डर को तो हम शफल कर ही सकते हैं। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह आएंगे मुझे लगता है, स्पेशली कंसीडरिंग कि अब हर्षित राणा अनअवेलेबल है फॉर दिस टूर्नामेंट। और मुझे पता है कि हर्षित राणा जब से बाहर हुए हैं तब से गौतम गंभीर उस रात अपन 2 बजे तक पिया, कुछ ऐसी ही हालत में होंगे। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। हर्षित राणा रूल्ड आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, गौतम गंभीर, आज मेरे दुख मेरे निराशा की कोई सीमा नहीं। इसके बाद आएंगे अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती। तो मैं सच बोलूं तो हर्षित राणा के ना होने की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे को घाटा हुआ होगा तो वो बंदा है कुलदीप यादव। उनके प्लेइंग 11 में आने के जो एक आधा 2 मैचेस में चांसेस होंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब क्योंकि आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो आपके लिए बैटिंग डेप्थ ला के दे नंबर 8 पर और फिर बॉलिंग में भी थर्ड मेन पेसर बन जाए, आप शायद उस सिनेरियो को अवॉइड करोगे और शायद इसकी वजह से अब रिंकू सिंह तो जरूर खेलेंगे, अर्शदीप और जसप्रीत दोनों खेलेंगे। वो जो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेलता था शायद उसको टीम सैक्रिफाइस करेगी और मोहम्मद सिराज टीम में आए हैं जो कि एज अ बैकअप ही रहेंगे मोस्टली। बस श्रीलंका के खिलाफ या फिर श्रीलंकन कंडीशंस में उन्हें एक्सपोज किया जाएगा। बाकी तो तुम्हें पता ही है भाई की तबाही। और अगर टीम इंडिया के फिक्चर्स की बात रही तो भाई साहब देखना नहीं है, उठा के फेंक दो फोन वोन। सबको पता है कि टीम इंडिया अपनी सुपर 8 में तो जा ही रही है, सेमीफाइनल तक जा रहे हैं, ये बात श्योर शॉट है। बस सेमीफाइनल में जाकर और फाइनल में जाकर दिन की बात होती है भाई, मैं बस इतना जानता हूं। उस दिन फिर आपको 30 गेंदों पे 30 रन डिफेंड करने होते हैं, कुछ ऐसे अनबिलीवेबल कैचेस लेने होते हैं कि जतिन भैया भी हमारे बोले लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ। तो बस सेमीफाइनल और फाइनल के दिन मेरेकल चाहिए होता है। अच्छी टीम और खराब टीम से शायद मुझे लगता है उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टीमें सेमीफाइनल फाइनल में आती हैं फिर उन्होंने क्रिकेट तो अच्छी खेली ही होती है। ओवरऑल देयर इज नो डाउट दैट टीम इंडिया इज फेवरेट, लेकिन मुझे लगता है कि जो कंडीशंस है ना वो बहुत कुछ डिफाइन करेंगी। स्पेशली अगर इस तरीके की फ्लैट पिचेस रही तो अपने दिन पर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अपने दिन पर चीजें और हालात पलट सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि कंडीशंस कैसी होंगी और वो आगे आने वाले इस वर्ल्ड कप के मैचेस में हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी टॉप 4 सेमीफाइनल की टीमें कौन सी हैं, क्योंकि जब सुपर 8 आएगा तो हम फिर से आपसे मिलेंगे और मेरी सेमीफाइनल और फाइनल की प्रेडिक्शंस भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी सेमीफाइनल प्रेडिक्शंस कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द T20 वर्ल्ड कप को कवर करते हुए बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।